की थी। इसके तुरंत बाद एक और विशाल ड्रैगन बाहर निकला और सीधे उसके शरीर में घुस गया। आर्यन की शक्ति और ज्यादा गाढ़ी हो गई। ऐसे ही एक के बाद एक ड्रैगन आर्यन के शरीर में घुसते रहे। हर बार जब ड्रैगन की शक्ति आर्यन के शरीर में प्रवेश करती, उसका दैवीय ज्ञान में थोड़ा और विस्तारित होता और उसके दिमाग में कुछ चित्र उभरते, कुछ देवलोक के चित्र। ड्रैगनों के भागने का कारण कोई स्वर्गीय विपत्ति नहीं थी। ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने कुछ प्राप्त किया था, एक ऐसी चीज जो स्वर्ग और नर्क को नष्ट कर सकती थी। इसी चीज के कारण ड्रैगनों का नाश हुआ। ड्रैगन लोक पूरी तरह से मिट गया। देवलोक से भागने से पहले ड्रैगन 18 शाखाओं में बंटे हुए थे, पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि ड्रैगनों द्वारा लाई गई चीज स्वर्ग विरोधी खजाना थी या नहीं। वो केवल इतना जानते थे कि उन्हें इसे हमेशा के लिए एक पवित्र वस्तु की तरह संरक्षित करना था। क्या पितृराज ने जो चीज ली वो वही स्वर्ग विरोधी खजाना है? आर्यन ने अपने मन में सोचा, लेकिन तुरंत इस ख्याल को नकार दिया नहीं। वो कड़ा ही ड्रैगनों के बस 3 पवित्र दैवीय उपकरणों में से एक है, न कि वो खजाना जो देवलोक को कंपा सकता है। इस बीच ड्रैगन लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रहे थे और उसकी शक्तियां पागलपन से निखर रही थीं। ऐसे ही पूरा एक दिन बीत गया और लगभग 5000 ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश कर गए। एक और दिन बाद पूरे 10,000 ड्रैगन आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गए। बधाई हो आर्यन, 10,000 ड्रैगन तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। उसकी शक्तियां अभूतपूर्व रूप से निखर चुकी थी और पूरी तरह शुद्ध हो गई थीं। लेकिन ड्रैगन आत्मा कुंड अब पूरी तरह सूख चुका था, जो कुछ देर पहले तक अनगिनत ड्रैगन आत्माओं से भरा हुआ था, अब शांत और निस्तब्ध था। केंद्र में बस एक साधारण सा लकड़ी का ताबूत पड़ा था। ये ताबूत इतना सादा था कि कोई भी इसे देखकर अनदेखा कर देता, लेकिन आर्यन की आंखों में ये रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा था। ये रोशनी सिस्टम द्वारा बनाई गई थी और केवल आर्यन ही इसे देख सकता था। ऐसी कई अलग अलग रोशनियां थी जो सिर्फ कुछ बहुमूल्य चीजों को दर्शाती है। सामान्य लोग चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इसे नहीं देख सकते थे। इसीलिए पितृराज, जो एक शिखर ब्रह्मवीर योद्धा था, भी इस ताबूत को नजरअंदाज कर गया। अगर उसे इसकी असली शक्ति का पता होता तो वह अलंकरण कड़ाही के साथ साथ इस दैवीय खजाने को भी जरूर ले जाता। आर्यन का दिल उत्साह और आश्चर्य से भर गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, तो यह वह दैवीय खजाना है जिसके कारण ड्रैगनों पर विपत्ति आई थी। अगर सिस्टम न होता तो मैं इसे कभी नहीं देख पाता। इससे पता चलता है कि ड्रैगनों को भी नहीं पता था कि वे देवलोक से जो खजाना लाए थे वह एक ओमनिवर्स रैंक का अस्त्र था। ओमनिवर्स रैंक। आर्यन की आंखें चमक उठीं। हे देवी, ओमनिवर्स रैंक का खजाना ये धरती लोक, देवलोक, डार्कवर्ल्ड या किसी भी अन्य लोक में सर्वोच्च था। यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर को भी इस ताबूत के अस्तित्व का पता नहीं था। उसे भी यही लगता था कि अलंकरण कड़ाही ही वो सर्वोच्च खजाना है जिसे उनके पूर्वजों ने संरक्षित करने का आदेश दिया था। आर्यन सावधानी से ताबूत की ओर बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से ताबूत पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसे केवल ठंडक का एहसास हुआ। कोई शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं, कोई प्रचंड आभा नहीं। ये ताबूत वास्तव में एक साधारण पत्थर के ताबूत जैसा लग रहा था। क्या ये वाकई ओमनिवर्स रैंक का है? आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसने तुरंत ताबूत को अपनी स्पेस रिंग में डाल लिया। फिर उसने सिस्टम के जरिए इसके गुणों की जांच की। वस्तु: ड्रैगन ताबूत। स्तर: ओमनिवर्स रैंक। हमला: रक्षा, निष्क्रिय। विवरण 1: धरती के 5 सर्वोच्च अस्त्रों को इकट्ठा करने से ड्रैगन ताबूत की पहले लेवल की शक्तियां सक्रिय हो सकती है। विवरण 2: विवरण 1 के छोटे से स्पष्टीकरण को छोड़कर बाकी सब कुछ प्रश्न चिन्हों में था। लेकिन जब आर्यन ने एक बार फिर ओमनिवर्स रैंक शब्द देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। सच में यह एक ओमनिवर्स रैंक का खजाना है? हाँ, आर्केन रैंक के खजाने भी धरती पर बेहद दुर्लभ थे, लेकिन ओमनिवर्स रैंक, ये किसी भी लोक में अकल्पनीय था। तो इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए मुझे धरती के 5 सर्वोच्च खजानों को इकट्ठा करना होगा। आर्यन ने हल्के से बुदबुदाया। लेकिन मेरे पास तो पहले से ही 5 हैं: ड्रैगन स्लेयर, मूनशैडो स्वॉर्ड, टेलीपोर्टेशन द्वार, ड्रैगन लांस और नर्क चक्र। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे करूं? वो थोड़ा उलझन में था। तभी उसे एक ख्याल आया। क्या ये हो सकता है कि इन 5 अस्त्रों को ड्रैगन ताबूत के अंदर रखना होगा? नहीं, शायद पहले मूनशैडो स्वॉर्ड को पूरी तरह फौज करना होगा। ये सोचने के बाद आर्यन फिर से खुश हो गया और मन ही मन कहा, पितृराज, तेरे पास बस कुछ दिन बचे हैं, जितना जीना है जी ले। आर्यन ड्रैगन आत्मा कुंड में 2 दिन 2 रात बिताने के बाद बाहर निकला। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। जैसे ही वो बाहर आया, आरू, रूबी, मेघा और बाकी लड़कियां उसकी ओर दौड़ीं। बड़े भाई, आरू ने उससे लिपटते हुए कहा। यंग मास्टर, रूबी की आंखों में राहत थी। मेघा ने चिंता भरे स्वर में पूछा, आर्यन तुम ठीक हो? वे सभी इस बात से चिंतित थीं कि आर्यन 2 दिन तक ड्रैगन आत्मा कुंड में गायब रहा था। उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की थी, मगर उनकी चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। किसी के चिंता करने का एहसास आर्यन के लिए थोड़ा गर्म था। उसने उदासीनता से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तुम सब यहीं रहो और कहीं मत जाना।
फिर उसने हल्के स्वर में जोड़ा, और हाँ दादाजी, चाचा और बाकियों के शवों का ध्यान रखना, वे अभी मरे नहीं हैं। ड्रैगन आत्मा कुंड में बिताए 2 दिनों में आर्यन को सिंह वंश और ड्रैगनों का रहस्य समझ आ गया था। जब हजारों ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो ये शक्ति असल में अस्थायी रूप से आर्यन के शरीर में संग्रहित हो गई थी। बेशक आर्यन इन शक्तियों को हमेशा के लिए अपना सकता था, पर अगर ऐसा होता तो वज्रनाथ सिंह, नंदीश, 8000 से अधिक सिंह योद्धा, नील ड्रैगन और बाकी सब कभी जीवित नहीं हो पाते। 10,000 ड्रैगनों के शरीर में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने सिंह वंश के लोग ही ड्रैगन है वाक्य का अर्थ समझ लिया था। असल में ये ड्रैगन एम्परर की रची एक योजना थी जो 60 लाख साल से अधिक समय तक चली थी। उसने सिंह वंश को ड्रैगनों के पुनर्जनन के रूप में चुना था। सिंह वंश के हर योद्धा के शरीर में एक ड्रैगन की आत्मा थी, और जैसे ही आत्माएं ड्रैगन महल में प्रवेश करती तो वे ड्रैगन आत्मा कुंड की ओर आकर्षित होती थीं। मूल रूप से वो पूरी तरह से ड्रैगन आत्मा कुंड में विकसित हो सकते थे और अधिक शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते पितृराज ने उन्हें मार डाला। इस तरह वह केवल अपनी आत्मा के रूप में ड्रैगन आत्मा कुंड में प्रवेश कर सके। और सिंह वंश के 500 से अधिक योद्धाओं के एक रात में गायब होने का कारण ये था कि उस वक्त उन्होंने ड्रैगन क्षेत्र खोला था और 33.3 लाख साल में होने वाली ड्रैगनों की विपत्ति को सहन किया था, लेकिन तब वे विफल रहे। कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में 500 से अधिक सिंह वंश के शक्तिशाली लोग सभी मारे गए। ये केवल एक प्रयास था। इसने ड्रैगन एम्परर को एक विपत्ति से बचने की अनुमति दी, जिससे उसकी आत्मा 60 लाख साल तक आर्यन के शरीर में पुनर्जनन कर सकी। लेकिन चाहे उसने कितना भी योजनाएं बनाई हो, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आर्यन के शरीर पर किसी दूसरे ही दुनिया का आर्यन कब्जा कर लेगा। इसके अलावा वो एक ऐसा पागल होगा जो किसी भी चीज से बिल्कुल नहीं डरेगा और उसका उससे सब कुछ छीन लेगा। अंत में यही था ड्रैगनों और सिंह वंश का रहस्य। सिंह वंशी ही ड्रैगन थे और ड्रैगन ही सिंह वंशी थे। बस इसके अलावा सिंह वंशी वे ड्रैगन थे जिन्होंने ड्रैगन क्षेत्र को छोड़ दिया था। वे धरती पर मानव रूप में प्रकट हुए और वर्षों तक सुप्त रहे उस सर्वोच्च योद्धा की प्रतीक्षा में जो उनकी स्थिति को उलट सकता था। क्या आर्यन ही वो सर्वोच्च योद्धा था? उसे खुद नहीं पता, लेकिन एक बात का उसे पक्का यकीन था कि वो था, कोई ड्रैगन नहीं। सबने आर्यन को देखा, लेकिन जब सुना कि वज्रनाथ सिंह और अन्य लोग अभी भी जीवित थे, उनके चेहरे खिल गए और आंखें चमक उठीं। आरू ने हैरानी से पूछा, बड़े भाई तुम्हारा मतलब है दादाजी और बाकी योद्धा जीवित हैं? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास उन्हें वापस जीवित करने का तरीका है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। तुम सब यहाँ मेरे लौटने का इंतजार करो। उसने एक एक करके सभी को देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं निश्चित रूप से लौटूंगा। इतना बोलते ही उसका शरीर एक रोशनी की गेंद में बदल गया और ड्रैगन क्षेत्र के आसमान में गायब हो गया। आर्यन बाहर की ओर जाने की जल्दबाजी में नहीं गया था, बल्कि उसे मूनशेडो स्वॉर्ड को फौज करना था। ये धरती के सर्वोच्च अस्त्रों में से एक थी और केवल इसे ठीक करने से ही 5 खजाने पूर्ण माने जाते। इस घटना के बाद आर्यन को साफ समझ आ गया था कि वह अब और हार नहीं सह सकता। अगर वह फिर से हारा तो वह अनंत अंधकार में डूब जाएगा। पहले वो बेरोक टोक दौड़ सकता था और जो चाहे कर सकता था, पर अब और नहीं। वो अब अकेला नहीं था, उसके पीछे कई लोग थे। वो इन लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता था। एक शांत सी गुफा ढूंढने के बाद उसने फनेस निकाला और 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्ण तारा डाले। अपनी अमर ऊर्जा से फनेस में आग जलाई और मूनशेडो स्वॉर्ड के एक टुकड़े को डाला। फिर ऐसे ही स्वॉर्ड बनाने की प्रक्रिया जारी रखी। इसी बीच आसमानी सोल पीक पर पितृराज एक गुलाम की तरह घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी सांसें थमी हुई थी, जैसे वह किसी अनघट शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। आसमानी सोल पीक ये धरती के आसमान के सबसे करीब का स्थान था। अचानक हवा में एक जोरदार गर्जना गूंजी और आकाश में एक विशाल चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और आभा इतनी प्रचंड थी कि आसमानी सोल पीक की चट्टानें कांपने लगीं। पितृराज की आंखें सम्मान और डर से फैल गईं। उसने तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया और कांपते हुए बोला, मास्टर। इसके बाद उसने दोनों हाथों से अलंकरण ड्रैगन कड़ाही को ऊपर उठाया और कहा, मास्टर, ये ड्रैगनों का गुप्त खजाना है जिसे आप ढूंढ रहे थे। विशाल चेहरा थोड़ा हिला और कड़ाही की ओर देखा, मगर अचानक उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। एक जोरदार गर्जना के साथ कड़ाही पल में चकनाचूर हो गई। अलंकरण ड्रैगन कड़ाही ड्रैगनों के 3 दिव्य खजानों में से एक थी। इसमें ऊपरी देवलोक की शक्ति थी और इसे धरती पर अजेय माना जा सकता था। यहाँ तक कि देवलोक में भी यह एक बहुत दुर्लभ खजाना होती। लेकिन इस रहस्यमय चेहरे ने उसे एक झटके में तोड़ दिया। वो कितना शक्तिशाली था। ऊपरी देवलोक के खजाने को तोड़ने में सक्षम वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। विशाल चेहरा गुस्से में चिल्लाया, ये कचरा है। उसी पल पितृराज पर इतनी खतरनाक शक्ति गिरी कि वह आसमानी सोल पीक में दर्जनों फीट नीचे धंस गया। उसका चेहरा जमीन से सटा था, नुकीले पत्थर उसकी खाल में धंस गए, खून टपक रहा था। ये बेहद असहज था। पितृराज ने मुश्किल से कहा, मास्टर, मुझे ड्रैगन आत्मा कुंड में बस यही मिला, मैंने वाकई कुछ नहीं छिपाया।
हालांकि उसे नहीं पता था कि वो जो चीज लाने गया था वो ओमनिवर्स रैंक का खजाना था। अगर पता भी होता तो भी वो उसे छिपाने की हिम्मत नहीं करता। अब देवलोक से भागने वाले सब कमजोर ड्रैगनों को सभी ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन किसे पता था कि वह दैवीय अस्त्र उन कमजोरों के पास होगा। उसने गुस्से में कहा, ड्रैगन आत्मा कुंड में और भी कुछ होना चाहिए। पितृराज ने कहा, सच में वहां कुछ और नहीं था, सिर्फ यही ड्रैगन कड़ाही थी। पूरा ड्रैगन आत्मा कुंड खाली था सिवाय। विशाल चेहरा तुरंत हिल गया और पूछा, सिवाय क्या? पितृराज ने कहा, सिवाय उस ताबूत के जिसके ऊपर यह ड्रैगन कड़ाही रखी थी। लेकिन वह ताबूत कुछ भी नहीं था, बस एक साधारण पत्थर का ताबूत था। उसमें कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था, ना ही कोई आभा। वह चीज नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। अचानक उस चेहरे की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। वो उन्मत्त हंसी के साथ बोला, वही है, वही है, वही है। हाँ, मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। उसकी हंसी चट्टानों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो अब ड्रैगन महल में नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। उस लड़के ने शायद उसे ले लिया। वो एक पल के लिए खामोश रहा, लेकिन उसका चेहरा और गहरा हो गया। उसने हल्के स्वर में कहा, क्या उस लड़के ने पता लगा लिया कि वह एक ओमनिवर्स रैंक का दिव्य अस्त्र है? अगर पता भी चल गया तो क्या? उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये कितना शक्तिशाली है। हाँ, इसके अलावा ड्रैगनों की विपत्ति में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। पितृराज ने सावधानी से पूछा, मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए? विशाल चेहरा ठंडे स्वर में हंसा और बोला, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार कर, इंतजार। पितृराज उलझन में था। विशाल चेहरा हंसते हुए बोला, कुछ दिनों बाद ड्रैगनों पर स्वर्गीय विपत्ति आएगी। कोई भी स्वर्गीय सजा से नहीं बच सकता। स्वर्गीय सजा की बात करें तो केवल वो लोग जो स्वर्ग से चुराते हैं उन्हें स्वर्गीय सजा मिलती है। मैं सच में बेवकूफ हूँ। मुझे बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि वह चीज धरती पर होगी। उसने आगे कहा, आर्यन निश्चित रूप से ड्रैगनों के लिए खड़ा होगा, तो उस वक्त ताबूत के साथ उसकी लाश भी मेरे पास लाना। वो आर्यन में बहुत रुचि रखता था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 30 वर्ष का भी नहीं था, धरती के शिखर पर खड़ा था। इसके लिए केवल प्रतिभा और मेहनत की जरूरत नहीं थी, आर्यन के पास शायद और भी शक्तिशाली चीजें थीं। पितृराज ने तुरंत कहा, यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करेगा। फिर हिचकिचाते हुए बोला, मास्टर मेरी आयु। विशाल चेहरे ने भौहें चौड़ी करके उसे घूरा। पितृराज तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। तभी एक रोशनी उसके ऊपर गिरी और पितृराज की ऊर्जा तुरंत प्रचुर हो गई। ये उसकी आयु के फिर से भर जाने का संकेत था। वो बेहद खुश हो गया और तुरंत बोला, धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। अरे हाँ, पितृराज ने उत्साह में कहा, मास्टर मुझे एक और औरत मिली है जिसकी आत्मा और भी शुद्ध है। विशाल चेहरा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या? छोटे से धरती लोक पर उस औरत से भी शुद्ध आत्मा वाली कोई और हो सकती है जिसे तुमने पहले चढ़ाया था? पितृराज ने कहा है, ये औरत आर्यन की औरतों में से एक है। उसके पास फीनिक्स ब्लड लाइन है, एकदम शुद्ध पवित्र शरीर, और उसकी आत्मा बिना किसी अशुद्धता के शुद्ध है। मास्टर क्या मैं उसे आपके लिए पकड़ लूं? पहली बार जब उसने रूबी को देखा था तभी उसे एहसास हो गया था कि रूबी की आत्मा अतुलनीय रूप से शुद्ध थी। यह आर्यन की मां की आत्मा से भी अधिक शुद्ध थी। इसमें एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति थी। विशाल चेहरा बोला, पहले आर्यन से निपटो, बाकी चीजों की बात बाद में करेंगे। पितृराज ने तुरंत कहा, जी मास्टर। विशाल चेहरा गंभीर स्वर में बोला, यह मिशन विफल नहीं होना चाहिए। अगर तू सफल हुआ तो मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा जो तुझे धरती का गॉड बना देगी। इसके बाद एक ऊर्जा की लहर ने पितृराज के पूरे शरीर को घेर लिया। वो इस शक्ति को महसूस कर सकता था। वो महसूस कर सकता था कि अब उसके शरीर में एक और नई खतरनाक शक्ति आ चुकी थी। उसके चेहरे पर तुरंत चौड़ी मुस्कान फैल गई, धन्यवाद मास्टर। उसी पल आसमान सामान्य हो गया और विशाल चेहरे की छाया गायब हो गई। पितृराज धीरे धीरे जमीन से उठा, अपने शरीर से धूल झाड़ी और हंसा, आर्यन इस बार तू निश्चित रूप से मरेगा, हा। जब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, भले ही मैं तापकाल को पार करके ऊपरी लोक में प्रवेश न कर सकूं, फिर भी मैं अनंत उम्र का आनंद ले सकता हूं और धरती का गॉड बन सकता हूं, हा। पितृराज पागलों की तरह हंसा। वो अपने अनंत आयु के सपने से बस एक कदम दूर था। वो कदम आर्यन की जान से होकर गुजरता था। दूसरी ओर ड्रैगन क्षेत्र में एक गुप्त गुफा में आर्यन मूनशैडो स्वॉर्ड का निर्माण करने में जुटा था। पिछले 10 दिनों से वो लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वॉर्ड के टुकड़ों को जोड़ना आसान नहीं था। इसकी धातु में एक प्रचंड शक्ति थी और इसे एक साथ जोड़ने के लिए उसे पूरी शक्ति लगानी पड़ रही थी। नहीं, ये अभी भी काफी नहीं है, आर्यन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मेरी शक्ति काफी नहीं है, मैं मूनशैडो स्वॉर्ड की शक्ति को एक साथ जोड़ नहीं पा रहा। वह थक चुका था पर उसकी इच्छा शक्ति अटल थी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, 10,000 ड्रैगनों की शक्ति को आजमाते हैं। उसने फनेस में आग को और प्रचंड किया और अपने शरीर में मौजूद 10,000 ड्रैगनों की शक्ति को सक्रिय किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर में शक्तियों की बाढ़ आ गई। शून्य में एक ड्रैगन की गर्जना गूंजी।
आर्यन का शरीर कांप रहा था। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसका खून उबलने लगा। कमबख्त, ये है असली शक्ति, उसने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने फने से जलती हुई मूनशेडो स्वॉर्ड को निकाला और हथौड़े से उसे पीटना शुरू किया। पहली चोट में ही एक भयानक शक्ति उमड़ी और स्वॉर्ड के भीतर की ऊर्जा खुलने लगी। इसके बाद हथौड़ा किसी हिंसक तूफान की तरह बन गया जो पागलपन से स्वॉर्ड पर प्रहार कर रहा था। मूनशेडो स्वॉर्ड के भीतर की शक्तियां धीरे धीरे एकत्रित होने लगी, एक साथ जुड़ने लगी और एक शक्तिशाली आभा पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। आधे घंटे बाद फनेस की आग अब शांत हो चुकी थी और हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन ने गहरी सांस ली और सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी। बधाई हो आर्यन, सफलतापूर्वक मूनशेडो स्वॉर्ड फोर्ज करने पर एक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शिल्प कौशल पूर्णता चरण तक पहुंच गया है। तो आखिरकार ये बन गई। आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए मूनशेडो स्वॉर्ड को देखा। स्वॉर्ड एक चमकदार नीली आभा छोड़ रही थी, जैसे बहता हुआ पानी। हालांकि इसकी सतह पर कोई शक्ति नहीं थी, इसकी तीक्ष्ण धार केवल तभी प्रकट होती थी जब इसे चलाया जाता था। आर्यन ने स्वॉर्ड को अपने हाथ में लिया और उसकी धार को परखा। एक हल्का सा झटका और गुफा की दीवार में चौड़ी दरार पड़ गई। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और बुदबुदाया, हम ये है असली स्वॉर्ड। इसके बाद उसने नर्क चक्र निकाला। इस प्राचीन खजाने में एस्फीरा अब भी कैद थी। शुरू से ही वह नर्क चक्र में फंसी हुई थी, लेकिन आर्यन के पास पहले उसे निकालने का वक्त नहीं था। आर्यन के नर्क चक्र में ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित करते ही एक काली रोशनी फट पड़ी और एस्फीरा की आकृति प्रकट हुई। जैसे ही वो बाहर आई, वो तुरंत आर्यन की बाहों में कूद पड़ी और रोने लगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी आर्यन, मैं वाकई ऐसा नहीं करना चाहती थी। नर्क चक्र में फंसे होने के दौरान उसने हातिम और बाकियों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया था, लेकिन वो खुद उसकी शक्ति में कैद थी। आर्यन ने उदासीनता से कहा, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। उसने धीरे से उसके सिर को सहलाया। एस्फीरा ने कांपते स्वर में कहा, आर्यन, क्या हम बदले के बारे में नहीं भूल सकते? पितृराज के पास ऊपरी लोक की शक्तियां हैं, धरती पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके पीछे निश्चित रूप से किसी उच्च स्तरीय लोक का व्यक्ति है। आर्यन, चलो कहीं छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं, ठीक है? मैं तुमसे कुछ भी करने का वादा करती हूँ। मैं तुम्हें बच्चे दूंगी, बहुत सारे बच्चे। हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? वह वाकई बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि पितृराज ने 8 वॉर गॉड्स को कैसे नष्ट किया था। उस दृश्य की भयावहता और उस सतरंगी रोशनी की शक्ति की प्रचंडता को वो कभी नहीं भूल सकती थी। आर्यन ने उसकी रोती हुई आंखों को देखा और उसका दिल दुखा और बोला, चिंता मत करो, मैं फिर से नहीं हारूंगा। उसने एस्फीरा के कंधों को पकड़ा और बोला, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम सीधे ड्रैगन महल में जाओ और वहां मेरा इंतजार करना। बाकी लोगों को बता देना कि मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और फिर से नहीं हारूंगा। इस बार आर्यन ने खुद को फिर से हारने की अनुमति नहीं दी। अगर वह फिर से हारा तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। इस बार सब कुछ दांव पर था, यहाँ तक कि अगर वो मर गया तो भी पितृराज और उसके पीछे की शक्ति को नरक में खींच लेगा। अच्छी बनो, मेरी बात मानो। आर्यन ने हल्के से उसके माथे को चूमा। एस्फीरा अनिच्छुक थी, लेकिन वो जानती थी कि एक बार आर्यन ने मन बना लिया तो कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, आर्यन, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, ये युद्ध बदले के लिए था, अपने लिए और उससे भी ज्यादा अपनी लड़कियों, भाइयों और परिवार के लिए। एस्फीरा के जाने के बाद आर्यन ने सिस्टम पर एक नज़र डाली और अपनी सभी स्किल्स, गुणों और स्पेस रिंग की जांच की। उसकी स्पेस रिंग एक्सपी, पिल्स और काले बक्सों से भरी थी। उसने पहले कभी इन बक्सों को नहीं खोला था क्योंकि वह इन्हें डार्क वर्ल्ड में ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। दानुज, बाहर आओ, आर्यन ने हल्के से कहा। दानुज राक्षस तुरंत 18 स्तरीय नरक से बाहर निकला और बोला, जी मास्टर। आर्यन ने स्पेस रिंग से सभी काले बक्से निकाले और बोला, इन बक्सों को गगनयान पर पूर्वज रुद्रदेव को दिया। दानुज राक्षस हैरान रह गया और बोला, मास्टर, क्या तुमने इसके लिए इतनी मेहनत नहीं की थी? तुम इन्हें क्यों नहीं खोलते? इन काले बक्सों में निश्चित रूप से धरती की कई मूल्यवान चीजें हो सकती थीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये डार्क वर्ल्ड की तुलना में बेहतर नहीं हो सकती थी। अगर इनमें धरती के सर्वोच्च अस्त्र भी होते, डार्क वर्ल्ड में ये बेकार टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं होते। इसीलिए उसने सोचा, उससे ज्यादा पूर्वज रुद्रदेव को इनकी जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव अमर आत्मा कुंड में अपने शरीर का फिर से पुनर्निर्माण कर रहे थे, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से अपनी शक्तियों को भरने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा की जरूरत थी। आर्यन ने कहा, बस वही कर जो मैं कह रहा हूँ। फिर उसने थंडर राक्षस, धरती राक्षस और 4 राक्षसी ड्रैगनों को बुलाया। उसने उन्हें देखा और बोला, आज से तुम सब आजाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन मेरे पीछे नहीं आ सकते। दानुज, तुम भी, चीजें भेजने के बाद तुम आजाद हो। थंडर राक्षस ने हैरानी से कहा, मास्टर, क्या तुम हमें भगा रहे हो?
जैसा तुम सोचो, आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा। तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती बांधे नहीं रख सकता। धरती राक्षस गहरे स्वर में बोला, मास्टर तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें अपने साथ रहने दो। दानुज राक्षस ने बीच में टोका, तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? मास्टर का मतलब है कि हम अभी उतने शक्तिशाली नहीं हैं, हम उन पर बोझ बनेंगे। उसने आर्यन की ओर देखा और बोला, मास्टर तुम जाओ, हम ड्रैगन क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहकर दानुज ने धरती राक्षस को खींच लिया और थंडर राक्षस व चारों राक्षसी ड्रैगन भी चुपचाप चले गए। आर्यन ने सिस्टम में 3 कार्ड्स को देखा, हयातो रागनार और एक अंबर सम्राट जिसे आर्यन ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। आर्यन इन्हें भी आज़ाद करना चाहता था, लेकिन शायद ये सिस्टम द्वारा निर्मित किरदार थे और अगर वह मर भी जाए तो शायद इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस ख्याल से उसे कुछ सुकून मिला। फिर आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड को बाहर निकाला और कहा, हायरा जो पिछले 10 सालों से उसके साथ थी प्रकट हुई। इन वर्षों में आर्यन को लगता था कि वो हायरा के प्रति एक कर्जदार था। उसने वादा किया था कि वह उसके लिए एक एल्फ कबीला ढूंढेगा या उसका घर ढूंढेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। सिस्टम द्वारा दिया गया मिशन भी शायद अब असफल हो सकता था, लेकिन आर्यन ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, हायरा मुझे माफ करना। हायरा की आंखों में आंसू चमक रहे थे और वो रुआंसे स्वर में बोली, मास्टर ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बिस्तर भी गर्म कर सकती हूँ। वो वाकई डर गई थी कि आर्यन उसे छोड़ देगा। धरती इतनी बड़ी थी, उसे वाकई नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। वो बेघर थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा रो मत, तुम मेरे साथ रह सकती हो। बस मैं तुम्हारे लिए एल्फ कबीला नहीं ढूंढ सका, इसलिए तुम घर नहीं लौट सकती। हायरा ने सिर हिलाया, मास्टर तुम ही मेरा घर हो और तुम ही कबीला। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, हायरा का घर ढूंढने का मिशन पूरा हुआ। बधाई हो आर्यन तुम्हें। कुछ चीजें गिरी, लेकिन आर्यन तो इस बात से ज्यादा हैरान था कि अचानक उसने मिशन पूरा कर लिया। वह सोच रहा था कि मिशन फेल हो जाएगा और उसे कभी नहीं लगा था कि हायरा के कुछ शब्दों से यह पूरा हो जाएगा। वो सबको आजाद करके पूरी ताकत से लड़ना चाहता था, बिना किसी चिंता के। आर्यन ने हायरा को देखा और बोला, तुम भी ड्रैगन क्षेत्र में रहो और मेरा इंतजार करना। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हायरा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और बोली, हाँ मास्टर तुम्हें जरूर आना होगा और मुझे ले जाना होगा। आर्यन हंसा, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को वो कैसे छोड़ सकता था। इस दूसरी दुनिया में आना उसके लिए एक सपने जैसा था। भले ही ये एक सपना हो, आर्यन को और ज्यादा प्रभुत्वशाली होना था और ज्यादा भाई बनाने थे और ज्यादा खूबसूरत लड़कियां चाहिए थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और आंखों से क्रूरता टपकने लगी। वो गंभीर स्वर में बोला, पितृराज तेरा बाप आ रहा है। सप्तचक्र महाविद्यालय अब एक अजीब और भयावह जगह में बदल चुका था। यहाँ शराब की दुकानें और शानदार कोठे खुले हुए थे और पितृराज पागलपन से इस सब का मजा ले रहा था। उसके लिए अब धरती पर कोई खतरा नहीं था। वो बस ड्रैगनों की विपत्ति का इंतजार कर रहा था ताकि आर्यन की लाश को ताबूत समेत अपने रहस्यमयी मास्टर को सौंप सके। अभी पितृराज के बिस्तर पर 2 खूबसूरत लड़कियां थीं जो उसकी गोद में नाच रही थीं। वो हंसते हुए उनके साथ मस्ती में डूबा था। एक लड़की ने डरते हुए पूछा, मास्टर क्या सचमुच आर्यन मर जाएगा? मेरे परिवार वाले बहुत डरे हुए हैं, उसने नक्षत्र नगर को बर्बाद कर दिया। अगर वो फिर से आया तो? पितृराज की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वह ठंडे स्वर में बोला, हूँ आर्यन की हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की? अगर वह आया तो अपनी मौत को बुलाएगा। तुम दोनों चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने एक को हटाकर दूसरी लड़की को अपने नीचे खींचा और हंसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने से मजा कम हो जाता है, लेकिन मुझे तो लगता है मेरे पास अनंत शक्ति है। इस दुनिया में बस आनंद उठाना चाहिए। हा हा हा। पितृराज ने पागलपन से हिलना शुरू कर दिया। अब जब उसके पास अनंत उम्र थी उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसका पोता मर गया, कोई बात नहीं, वह नया पोता बना लेगा। जब तक जीवन है सब कुछ संभव है। तभी नक्षत्र नगर के आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। पितृराज बाहर निकल कमीने। एक गहरी और गुस्से भरी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। पूरा अमृतद्वीप कांप उठा और पूरा नक्षत्र नगर अराजकता में डूब गया। हर कोई आर्यन से बेहद डरता था और उसकी इस आवाज को सुनते ही वे कांपने लगे। पितृराज के नीचे की दोनों लड़कियां भी सिकुड़ गईं और वे हल्के से कांपते हुए बोली, मास्टर ये आर्यन है। पितृराज ने उन्हें घूरा और उनके भयभीत चेहरों को देखकर उसका गुस्सा भड़क गया। उसने अपनी हथेलियों से जोरदार वार किया, पलक झपकते ही वे बारीक चूर्ण में बदल गईं। वो ठंडे स्वर में फुफकारा, मैंने कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, फिर भी तुम डर रही हो। फिर कपड़े पहनने लगा, लगता है अब वक्त आ गया है कि सभी को पता चले कि मैं पितृराज कितना शक्तिशाली हूँ। मैं धरती पर हर किसी को मुझसे डरने और मुझे देवता की तरह सम्मान देने के लिए मजबूर करूंगा। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला।
आसमान में तैरते हुए आर्यन को देखकर उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। तू यहाँ मौत मांगने आया है आर्यन। एक जोरदार ऊर्जा की लहर के साथ वह हवा में उड़ गया। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि आकाश भी कांपने लगा। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कुत्ते, मैं तुझे ढूंढने नहीं गया तो तू मेरे पास चला आया। मरने की इतनी जल्दी है? चल, तुझे भी तेरे दादा से नरक में मिला दून। वो जोर से हंसा। पितृराज को अब आर्यन से जरा भी डर नहीं था। उसके पास जो शक्ति थी वो स्वर्ग और पाताल को चुनौती देने वाली थी। आर्यन उसके लिए बस एक कीड़ा था। आर्यन ने केवल उसे ठंडी नजरों से घूरा। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसी पल उसका शरीर हिला। शून्य से गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी और उसकी आकृति सैकड़ों छायाओं में बढ़ गई। पूरा आकाश सैकड़ों आर्यन से भर गया था। पितृराज हवा में तैर रहा था। वह हंसते हुए बोला, आर्यन, तू बहुत धीमा है। इस कचरे जैसी शक्ति के साथ तू मुझसे लड़ने आया है? चल, मैं तेरी मौत की इच्छा पूरी करता हूँ। उसके शरीर से सतरंगी रोशनी फट पड़ी। ये रोशनी इतनी प्रचंड थी कि पूरा आसमान उसकी शक्ति से भर गया। तुरंत ये शक्ति आर्यन की छायाओं की ओर तेजी से बढ़ी। लेकिन आर्यन की आंखें क्रूर हो गईं। उसने अपने दिल में गर्जना की, 10,000 ड्रैगनों की शक्ति मेरे लिए खुलो। उसने बिना किसी संकोच के अपने शरीर में बसी 10,000 ड्रैगनों की पूरी शक्ति को रिहा कर दिया। अब आर्यन अकेला नहीं था, उसके पीछे 10,000 से ज्यादा ड्रैगन थे। उनकी सारी शक्ति आर्यन के शरीर में थी। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन स्वर्ग तक को नियंत्रित करने की शक्ति रखता हो। पितृराज की सतरंगी रोशनी का सामना करते हुए उसकी मुट्ठियां हिली, मेरे लिए टूटो। एक जोरदार मुक्का नीचे गिरा और जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सतरंगी रोशनी में दरार पड़ गई। ये देखकर पितृराज की आंखें सिकुड़ गईं। वो हैरान होकर बोला, यह असंभव है। उसके शरीर से और भी तीव्र शक्ति का झटका निकला। वह गुस्से में चिल्लाया, आर्यन, मेरे लिए मार। लेकिन आर्यन ने फिर से एक मुक्का मारा। इस बार सतरंगी रोशनी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पूरा आकाश 10,000 ड्रैगनों की शक्ति से गूंज उठा। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी कि नक्षत्र नगर की जमीन कांपने लगी। 10,000 ड्रैगन दहाड़ रहे थे, उमड़ रहे थे। नक्षत्र नगर के ऊपर का आकाश ढक गया था। उस पल में आर्यन सम्राट था, देवता जैसा था। पितृराज का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शक्ति अजेय है। आर्यन, तू मुझसे नहीं जीत सकता। जोर से गरजते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसके शरीर से सतरंगी रोशनी की एक विशाल लहर निकली जो सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। लेकिन आर्यन ने उदास नजरों से उसे देखा और बोला, मैं तुझे दिखाता हूँ कि असंभव क्या होता है। 10,000 ड्रैगन लहर भेद दो। शून्य से 10,000 ड्रैगन छायाएं निकली और पितृराज की सतरंगी लहर से टकराईं। एक तेज धमाके के साथ सतरंगी लहर पूरी तरह नष्ट हो गई। ये 10,000 ड्रैगनों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी। ड्रैगन आत्मा कुंड में प्रवेश करने के बाद इन ड्रैगनों ने अपनी पूरी शक्ति पाली थी, वही शक्ति जो कभी देवलोक में उनकी थी। अकेले पितृराज की शक्ति चाहे कितनी भी प्रचंड हो, वो 10,000 ड्रैगनों की इस शक्ति के सामने बेकार थी। 10,000 ड्रैगन छायाएं पितृराज के दिमाग और शरीर को भेदने लगीं। वो पागलपन से चीखने लगा, नहीं 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 आर्यन, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे मार डाल, मुझे मरने दे। ये दर्द इतना असहनीय था कि वह मरना चाहता था, लेकिन आर्यन का चेहरा ठंडा था। वह बोला, मरना इतना आसान नहीं है पितृराज। इन ड्रैगनों में से ज्यादातर सिंह वंश के योद्धा थे जिन्हें कुछ वक्त पहले पितृराज ने मारा था। उनकी आत्माएं अब बदला ले रही थीं। एक एक करके वे पितृराज के शरीर को भेद रही थीं। आर्यन ने उसे तुरंत नहीं मारा, बदले के अलावा इसकी एक और वजह थी। पितृराज महज एक मोहरा था। उसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जो ड्रैगन वंश को जड़ से खत्म करना चाहती थी। लेकिन वो कौन था? देवलोक, डार्कवर्ल्ड या कोई और ऊंचा लोक? आर्यन के पास इसका जवाब नहीं था। हालांकि एक बात पक्की थी, जो शख्स ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र पर नजर रख सकता था वह कोई साधारण नहीं हो सकता। और यदि वो साधारण नहीं था तो निश्चित रूप से वह कोई सुपर ताकतवर किंग था, शायद धरती का सबसे शक्तिशाली किंग। और अगर वह किंग था तो आर्यन उसे कैसे छोड़ सकता था? हफ, आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी। उसने पितृराज की ओर देखा जिसकी हालत पहले ही खराब थी। शुरू करते हैं। पितृराज की हालत देखने लायक थी। जैसे ही आर्यन की आवाज गूंजी वो डर से कांपने लगा। उसे डर था कि कहीं आर्यन फिर से 10,000 ड्रैगनों की शक्ति का इस्तेमाल न कर ले। वो सचमुच डर गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी मौत का डर था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, कुत्ते, जब वो रहस्यमय शक्ति सामने आएगी तेरा खेल खत्म। हा। फिर पितृराज का दिमाग शून्य में चला गया। उसने जोर से चिल्लाया, मास्टर। उसकी आवाज हवा में गूंजी पर आसमान से कोई जवाब नहीं आया। आर्यन का सब्र जवाब दे रहा था। उसने पितृराज को एक जोरदार लात मारी और चिल्लाया, कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? लात इतनी जोरदार थी कि पितृराज जमीन पर लुढ़क गया। उसके सामने के 2-3 दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। उसने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, जल्दी मत कर, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इंतजार? आर्यन ने भौहें तानते हुए फिर से एक और लात मारी। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया?
पितृराज फिर से धूल में लथपथ होकर जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी से सना था और वह बेहद दयनीय लग रहा था। और जोर से चिल्ला, आर्यन ने दहाड़ते हुए कहा। पितृराज के दिल में गुस्सा उबल रहा था और वो मन ही मन कोस रहा था, आर्यन तू कमीने, तू जल्द ही मरेगा, फिर भी इतना घमंड। बस इंतजार कर, तेरा यमराज से सामना होने वाला है, फिर मैं तेरी सारी लड़कियों को अपना खिलौना बनाऊंगा। उसने फिर से जोर से चिल्लाया। मास्टर, वो अब बेसब्री से उस रहस्यमय शक्ति के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो आर्यन को अपने सामने तड़पते देख सके। पटाक, एक और लात। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आर्यन ने गुस्से से पूछा। पितृराज अब जमीन पर लेटकर रो रहा था। मुझे भी नहीं पता, पहले वो 2 बार बुलाने पर आ जाता था, इस बार पता नहीं। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर तुझे नहीं पता तो फिर से बुला। ये कहते हुए आर्यन ने पितृराज को लगातार 3-4 लातें मारी, उसे सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। उसने उसके पिता को मारा था, उसके दादा को मारा था, उसकी मां को किसी बाहरी लोक की रहस्यमय शक्ति को चढ़ा दिया था। ये नफरत आर्यन के दिल में आग की तरह जल रही थी। पितृराज की हालत खराब थी और उसके दिल में भी नफरत की आग भड़क रही थी। आर्यन, घमंड मत कर, तू जल्द ही मरेगा, फिर से बुला। आर्यन ने हुक्म दिया। बस कह कि मैं यहीं हूँ। जैसे ही आर्यन ने बोलना खत्म किया, 9 आसमानों से एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी। अमृतद्वीप से लाखों करोड़ों मील दूर दक्षिण तरंग महाद्वीप में सिंह साम्राज्य के ऊपर का आसमान फट गया था। एक विशाल मगर खौफनाक भंवर बन गया जो परत दर परत घूम रहा था। बादलों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी जैसे कोई प्राकृतिक चमत्कार हो रहा हो। अचानक आर्यन का चेहरा काला पड़ गया। उसे कुछ याद आया। विपत्ति, हर 33.3 लाख साल में ड्रैगन क्षेत्र पर आने वाली विपत्ति। उसका दिमाग कांप उठा, चेहरा बिगड़ गया और वो बुदबुदाया, विपत्ति का उतरने का स्थान ड्रैगन क्षेत्र है तो? आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, इतनी जोर से कि हड्डियां चटकने लगीं। पितृराज को इस विपत्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर उसी पल उनके ऊपर भी बादलों की एक मोटी परत बन गई और एक विशाल काल्पनिक चेहरा हवा में उभरा। पितृराज की आंखें चमक उठीं। वो उत्साह से चिल्लाया, हा हा हा, वो आ गया। मास्टर, मैंने आर्यन को यहाँ ला दिया, जल्दी उसे मार डालो। पितृराज की हंसी में आत्मसंतुष्टि थी। उसने आर्यन को ठंडी नजरों से देखा और बोला, कुत्ते, अब तेरा मरने का वक्त आ गया। वो अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हंसी में घमंड था, जैसे वो पहले से जीत चुका हो। पितृराज के पीछे की उस रहस्यमय ताकत को खत्म करना जरूरी था, लेकिन आर्यन के लिए उसका परिवार उससे भी ज्यादा अहम था। बिना एक पल सोचे वह एक रोशनी की गेंद में बदल गया और दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर दौड़ा। चाहे विपत्ति कुछ भी हो, उसे ड्रैगन क्षेत्र की रक्षा करनी थी। लेकिन तभी एक शक्तिशाली शक्ति ने उसे रोक दिया। पलक झपकते ही आर्यन वापस पीछे खींच लिया गया। केवल ये झटका ही इतना जोरदार था कि उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। पितृराज का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। उसने आर्यन की नाक की ओर इशारा किया और हंसा, कमीने, क्या ये शानदार नहीं है? मास्टर के सामने तू इधर उधर भागने की हिम्मत करता है? क्या मास्टर ने इजाजत दी? उसी समय हवा में उभरे विशाल चेहरे ने ठंडे स्वर में कहा, ड्रैगनों की विपत्ति शुरू हो चुकी है आर्यन, तू वापस नहीं जा सकेगा। अब वो चीज मुझे सौंप दे। विशाल चेहरा उत्साह से भरा था। लाखों साल के इंतजार के बाद वो पल आखिरकार आ गया था। पितृराज ने तुरंत चिल्लाया, आर्यन सुन नहीं रहा? मास्टर ने कहा वो चीज सौंप दे, कमीने। आर्यन ने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपने हाथ को तीखी ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए पितृराज पर वार किया। पितृराज की आंखें फट गईं। वो चिल्लाया, मास्टर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही उसका सिर उड़ चुका था। आर्यन के एक विचार के साथ 10,000 ड्रैगनों की गर्जना ने पितृराज की आत्मा तक को कुचल दिया, जो वो दोबारा जीवित ना हो सके। एक कदम और बढ़ाते हुए आर्यन ने अपने दाहिने पैर से पितृराज के सिर पर जोरदार लात मारी। सिर हवा में उछलकर विशाल चेहरे की ओर गया। इस बीच विशाल चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसका पितृराज को बचाने का कोई भी इरादा नहीं था। एक मोहरा जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी थी, उसकी क्या कीमत? बधाई हो आर्यन, तुम्हें पितृराज को मारने पर 290 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 30 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन। सिस्टम की आवाज बार बार बजी, लेकिन आर्यन ने इसकी परवाह नहीं की। उसकी नजरें विशाल चेहरे पर थीं। उसने पितृराज के सिर से हमला किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। नुकसान शून्य था, या कहें हमला सीधे पार हो गया। 10,000 ड्रैगनों की शक्ति। आर्यन के पीछे हजारों ड्रैगन गरजने लगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीर स्वर में बोला, तू मेरी चीज लेना चाहता है? तू अपने आप को समझता क्या है? विशाल चेहरा हल्के से मुस्कुराया। 10,000 ड्रैगनों की शक्ति? बहुत कमजोर। उसके इतना कहते ही एक भयंकर शक्ति की लहर नीचे की ओर गिरी, जैसे पूरा आकाश ढह रहा हो। इसने सीधे आर्यन का शरीर कुचल दिया और 10,000 ड्रैगनों की सारी शक्ति पलक झपकते चकनाचूर हो गई। तारांकन बूम।
तारांकन आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय के एक हॉल के पहाड़ से टकराया। पहाड़ टूटकर ढह गया। विशाल चेहरा ठंडे स्वर में हंसा, इस तरह की शक्ति के साथ तू हमारी दुनिया में चींटी भी नहीं है। आर्यन अपनी नियति स्वीकार कर और वो चीज आज्ञाकारी रूप से सौंप दे। 10,000 ड्रैगनों की शक्ति को एक पल में कुचल दिया गया। वास्तव में ये शक्ति अकल्पनीय थी। तभी आर्यन हिला। उसने ड्रैगन ताबूत को बुलाया और बोला, तुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए ना, आ ले ले। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए ड्रैगन ताबूत को हवा में लहराया। सच कहें तो आर्यन को नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र के साथ कोई उपयोग निर्देशिका नहीं थी, ना ही कोई अन्य विवरण। क्या ये एक हमला प्रकार का अस्त्र था या रक्षा प्रकार का? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो केवल एक चीज जानता था, यह उसका एकमात्र तुरुप का पत्ता था। छाया चेहरा ड्रैगन ताबूत को जो आर्यन ने निकाला था घूर रहा था। एक पल के लिए इसे महसूस करने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। क्या शक्ति है! हा, ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र की आभा, अब ये मेरा है। छाया चेहरा अब पूरी तरह बेचैन था। उसने ड्रैगन ताबूत को ऐसे देखा जैसे उसने सारी दुनिया जीत ली हो। उसी पल आकाश में बादल हिंसक रूप से हिलने लगे और पूरी धरती अंधकार में डूब गई। मानो ड्रैगन ताबूत के बाहर निकलने से प्रभावित होकर दक्षिण तरंग महाद्वीप में ड्रैगन क्षेत्र के ऊपर आसमानी भंवर और तेज हो गया। ये प्रकोप कभी भी उतर सकता था। 9 आसमानों से गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। एक के बाद एक परत धमाकेदार रूप से फट रही थी। पूरी धरती इस भयानक तूफान की शक्ति को महसूस कर सकती थी। इस बार की विपत्ति पिछली 2 विपत्तियों को जोड़ा जाए अकेली उसके बराबर थी। हा आर्यन, तेरा ड्रैगन क्षेत्र अब खत्म होने वाला है। इस ताबूत को मुझे सौंप दे, शायद तुझे अपने लोगों को आखिरी बार देखने का मौका मिल जाए। छाया चेहरा हंसा, उसकी आवाज में तंज था। आर्यन उसके लिए फंदे में फंसी एक मछली की तरह था। वो जितना छटपटा ले उससे बचकर नहीं भाग सकता था। आर्यन ने भौहें तान लीं। वो अभी भी सिस्टम में ड्रैगन ताबूत के विवरण को समझने की कोशिश कर रहा था। धरती के 5 सर्वोच्च अस्त्र से सक्रिय कर सकते हैं, क्या मुझे सच में इन्हें ताबूत में डालना होगा? उसने मन ही मन सोचा। छाया चेहरा ठंडे लहजे में हंसा, तू ओमनिवर्स रैंक का अस्त्र चलाना चाहता है, तुझे इसका इस्तेमाल करना आता है। ये कोई खिलौना नहीं है लड़के, इसे मुझे सौंप दे। ये तेरे बस की बात नहीं, कमीने। आर्यन का खून खौल रहा था। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मेरे सामने घमंड करते हैं। तू कहता है मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। देख, मैं तेरा बाप तुझे दिखाता हूँ कि ओमनिवर्स रैंक का अस्त्र क्या होता है। आर्यन ने अपने दिल में कहा, मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। और तुरंत ड्रैगन ताबूत खोल दिया और अपने दाएं हाथ को पलटते हुए नर्क चक्र को ताबूत में फेंक दिया। धड़ाम! ताबूत के अंदर से एक भयानक गर्जना गूंजी, जैसे कोई स्टील का राक्षस जाग उठा हो। छाया चेहरा चौंक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि ताबूत की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी कोई घातक बदलाव नहीं दिखा। वो जोर से हंसा, हा, क्या तुझे लगता है कि ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र स्वर है और इन्हें चारे के रूप में अस्त्र खिलाने पड़ते हैं? मैं हंस कर मर जाऊंगा। निचले लोगों का कचरा कचरा ही है, एक अस्त्र को चारा। हा। आर्यन ने छाया चेहरा को उसका मजाक उड़ाते देखा और उसके दिल में आग जलने लगी। लेकिन तभी ड्रैगन ताबूत को ऊर्जा मिली है, एक सितारा पूरा हुआ। आर्यन का दिल धड़क उठा। उसके होंठों के कोने मुड़े और वो ठंडे स्वर में हंस रहा है। देखते हैं तू कब तक हंस सकता है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने टेलीपोर्टेशन द्वार भी ड्रैगन ताबूत में फेंक दिया और उसकी शक्ति एक और सितारा बढ़ गई। ड्रैगन ताबूत को ऊर्जा मिली है, 2 सितारे पूरे हुए। छाया चेहरा अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। लड़के, तू तो एकदम तमाशगीर है, तू जरूर यहाँ तमाशा दिखाने आया है। ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र का उपयोग इस तरह करना। हा। तीसरे सर्वोच्च अस्त्र मूनशेडो स्वॉर्ड को ताबूत में डालते ही वह हल्के से कांप उठा और इसकी शक्ति एक और सितारे से बढ़ गई। ड्रैगन ताबूत को ऊर्जा मिली है, 3 सितारे पूरे हुए। इस बार ड्रैगन ताबूत पर एक हल्का बदलाव भी देखने को मिला। मूल रूप से खाली ड्रैगन ताबूत पर अब एक हल्का सा ड्रैगन चित्र दिखाई दिया। ये ड्रैगन ताबूत के चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे कि वह जीवित हो। छाया चेहरे का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी हंसी थमसी गई और उसने सोचा, इस पर एक ड्रैगन क्यों उभर आया? यह ओमनिवर्स रैंक का अस्त्र आखिर है क्या? वो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि यह ओमनिवर्स रैंक का अस्त्र है। हालांकि आर्यन की तरह वो कभी इसे इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता। चौथा अस्त्र ड्रैगन स्लेयर भी ताबूत में डाल दिया गया। ड्रैगन ताबूत को ऊर्जा मिली है, 4 सितारे पूरे हुए। अब ताबूत पर ड्रैगन चित्र गहरा हो गया था और हल्का सा हिलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे ये कोई जिंदा ड्रैगन हो। अंत में आर्यन ने ड्रैगन लांस निकाला और उसने हल्के स्वर में कहा, ड्रेको, मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुझे ड्रैगन ताबूत में फेंक दूं तो क्या होगा, लेकिन ड्रेको जोर से हंसा, मास्टर, तुम ये कहकर मुझे पराया बना रहे हो? चिंता मत करो, मैं ड्रेको कभी नहीं मरूंगा, निश्चिंत रहो। परिणाम क्या होंगे आर्यन को नहीं पता था और ना ही ड्रेको को।
आखिरकार किसी को भी ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, लेकिन आर्यन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, जाओ। पांचवें अस्त्र ड्रैगन लांस के जाते ही ड्रैगन ताबूत से एक तेज रोशनी फट पड़ी। इस रोशनी ने आसपास की सारी ऊर्जा को ढक लिया, जैसे सूरज अचानक नीचे आ गया हो। ड्रैगन ताबूत को ऊर्जा मिली है, 5 सितारे पूरे हुए। ओमनिवर्स तोप ऊर्जा से पूरी भर गई है। इसे दागने के लिए कृपया अपना लक्ष्य चुनें। सिस्टम की बीप लगातार बज रही थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और सोचा, ओमनिवर्स तोप। ये ड्रैगन ताबूत क्या एक ओमनिवर्स तोप है? आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे छाया चेहरे को लक्षित किया। लॉक। लक्ष्य लॉक। क्या तुम इसे दागना चाहते हो? उस पल में छाया चेहरा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बिना हिले डुले आर्यन को देख रही थीं और वह बोला, असंभव, तुझे ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र का इस्तेमाल करना नहीं आ सकता। ये बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता, तो तुझे कैसे पता हो सकता है? लड़के, तू आखिर है कौन? तू आखिर क्या छिपा रहा है? तलवार की नोक के नीचे छाया चेहरे की आवाज कंपा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी गर्दन पर मृत्युदूत की हंसिया रख दी गई हो और एक हल्का कट उसे नरक में खींच सकता था। वो डर गया था। आर्यन हंसा। तुझे हंसना पसंद है ना? अपने इस बाप के लिए फिर से हंस। क्या तू अब अपने बाप का मजाक नहीं उड़ाएगा कि ओमनिवर्स रैंक के अस्त्र का इस्तेमाल करना नहीं आता? कमीने, अपने बाप के लिए हंस। आर्यन जोर से गरजा। उसकी नजर एक राक्षस की तरह थी। छाया चेहरे की आंखें क्रूर हो गईं और वो चिल्लाया, आर्यन, ज्यादा घमंड मत कर। भले ही तूने ओमनिवर्स रैंक का अस्त्र सक्रिय कर लिया हो तो क्या तुझे पता है कि इसकी शक्ति रिहा करने के लिए क्या करना है? भले ही तुझे पता हो, ये तो मेरी इच्छा का बस एक धागा है। मैं ऐसे हजारों धागे बना सकता हूँ या 10,000 धागे। तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है? आर्यन ने गुस्से में गर्जना की, तो मुझे मार के दिखा। वो कौन सी रहस्यमय शक्ति थी? इससे किसे फर्क पड़ता था? कौन सा लोक, कौन सी छाया, कौन सी इच्छा? आर्यन को मतलब नहीं था। अब वो सीधे उसे उड़ाएगा। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। ड्रैगन ताबूत के ऊपर अभी अभी उभरा ड्रैगन चित्र अचानक जैसे जीवंत हो उठा। ताबूत से लाल नीली पतली रोशनी की एक किरण फूटी, जैसे कोई लेजर बीम। वो किरण इतनी तेज थी कि हवा को चीरती